दोस्तों, आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आज भी सुनने वालों की रूह कंपा देता है। यह कहानी है एक एम्बुलेंस ड्राइवर और एक डॉक्टर की, जो एक रात किसी अनजान मरीज की जान बचाने के लिए निकलते हैं। मगर उन्हें क्या पता था कि जिस रास्ते पर वे जा रहे हैं वही रास्ता उन्हें एक ऐसे वीरान इलाके में ले जाएगा जहां से लौटकर कोई नहीं आया। शहर से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गांव था, धनौलीपुर। चारों तरफ घने पेड़, पहाड़ियों की परछाइयां और डर से भरी खामोश हवा, जैसे सन्नाटा भी कुछ कहना चाहता हो। गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक पुराना बस अड्डा था, जिसकी टूटी हुई बेंचें और जंग लगे बोर्ड अब डरावनी कहानियों की निशानियां बन चुके थे। दिन में वो जगह आम लगती थी, लेकिन रात ढलते ही वहां एक अजीब सिहरन फैल जाती थी। लोग कहते हैं आधी रात को वहां एक औरत दिखाई देती है, सफेद कपड़ों में लिपटी, सिर झुकाए हुए, और अगले ही पल गायब हो जाती है। जिसने भी उसे देखा वह फिर कभी दिखाई नहीं दिया। उस बस अड्डे के आगे था एक और गांव, कालीघाट। धनौलीपुर का एक नौजवान संदीप अपने दोस्त विक्रम से मिलने कालीघाट गया था। रात गहराती जा रही थी और दोनों बातें करते करते वक्त का एहसास ही खो बैठे थे। यार विक्रम, अब मुझे घर चलना चाहिए। हमारे गांव में नाच का प्रोग्राम शुरू हो चुका होगा। नाच का प्रोग्राम? वही तो। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अकेले जाना ठीक नहीं होगा। ठीक है, पर मुझे सच में डर लग रहा है। वो पुराना बस अड्डा, सुनसान रास्ता, रात में वहां से गुजरना कोई मजाक नहीं है। डर? नहीं यार, डर के लिए मैं नहीं जा रहा। मैं तो बस नाच का मजा मिस नहीं करना चाहता। तुम नहीं होते तो मैं अकेले कैसे जाऊंगा? यार, मैं सच में अब जाऊंगा। रात हो गई है और प्रोग्राम के लिए जल्दी पहुंचना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। अगर तुम इतना अड़ गए हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। वैसे भी तुम्हारे साथ जाना ही मजेदार रहेगा। अच्छा है, वैसे भी अकेले जाने से डर लग रहा था। तुम्हारे साथ चलना सही रहेगा। डरपोक लेकिन समझदार। चलो, देर नहीं करनी चाहिए। नाच का मजेस्टिक तो बस हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब संदीप वापस लौटेगा तो वो रास्ता उसकी जिंदगी का सबसे डरावना और शायद आखिरी सफर साबित होगा। दोनों दोस्त रात के सन्नाटे में जंगलों के बीच अपनी पुरानी बाइक पर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, बस हेडलाइट की रोशनी आगे तक फैल रही थी। तभी अचानक एक काली बिल्ली सड़क पार कर गई और दोनों कुछ पल के लिए ठिठक गए, मानो हवा भी रुक गई हो। यार, मेरी माँ कहती है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे तो कोई मुसीबत आने वाली होती है। अब देख, हमारी बाइक के सामने ही ये बिल्ली आ गई। मैं तो इसे सिर्फ मजाक समझता हूँ। अरे यार, डरने की क्या बात है? ये सब सिर्फ कहानियां हैं। काली बिल्ली आए या ना आए, कुछ नहीं होगा। चल, डर छोड़ और आगे बढ़ते हैं। जल्दी नाच के प्रोग्राम तक पहुंचते हैं। विक्रम ने संदीप को रुकने को कहा, मगर उसने बात अनसुनी कर दी और बाइक आगे बढ़ा दी। पुराना बस अड्डा अब पास ही था। विक्रम पीछे बैठा जंगल की तरफ देख रहा था, जहां हर पेड़ जैसे उन्हें घूर रहा था। बस अड्डे के करीब पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई और टूटी छत से पानी टपकने की आवाज गूंजने लगी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी और अगले ही पल बाइक फिसल गई। दोनों सड़क पर जा गिरे। शुक्र था कि चोट ज्यादा नहीं लगी। वे संभले और फिर किसी तरह बाइक को उठाया और तभी कहीं पास से पायल की हल्की छन छन सुनाई दी। फिर बिजली चमकी तो विक्रम ने देखा कि वे पुराने बस अड्डे के ठीक पास खड़े हैं। उसका शरीर कांप उठा। हम बस अड्डे के पास गिर गए हैं। चोट तो ज्यादा नहीं लगी, बस जल्दी उठो और बाइक फिर से चलाते हैं। भाई, ये जगह सच में डरावनी है। जंगल, अंधेरा और ये सन्नाटा, मुझे सच में डर लग रहा है। और अब देख, बाइक फिसल गई। और सच कहूं तो इस बस अड्डे के पास जो बातें सुनने को मिली हैं वो याद आ रही हैं।
थोड़ी सिहरन हो रही है। मैं तो इसे बस कहानियां मानता हूं, डरने की कोई बात नहीं। पर अब मुझे अचानक टॉयलेट लग गई है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। जल्दी करके वापस बाइक पर बैठते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करके आ जा, पर सावधान रहना। पायल की आवाज अब और तेज थी, जैसे अंधेरे में कोई उनकी ओर बढ़ रहा हो। भाई जल्दी कर, कहीं पास से पायल की आवाज आ रही है। मुझे सच में डर लग रहा है। संदीप, डरने की क्या बात है? मैं ठीक हूं, आराम से कर रहा हूं। तू चिंता मत कर, बस थोड़ा रुक, फिर हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। यार भाई, ये पायल की आवाज अब सच में डरावनी लग रही है। लगता है कोई हमारी तरफ बढ़ रहा है। अरे यार संदीप, ये सब सिर्फ आवाज और अंधेरे का खेल है। देख, बस ठंडी हवा है, बिजली चमक रही है। बस थोड़ा संभल कर खड़े रहो, घबराने की कोई बात नहीं। तभी दोनों की नजर एक टिमटिमाती रोशनी पर पड़ी। बस अड्डे के टूटे खंभे के पास एक औरत खड़ी थी। उसके उलझे बाल हवा में उड़ रहे थे और साड़ी का किनारा तेज हवा में लहर रहा था। भाई ये देख, इतनी रात को कोई यहां खड़ी। मुझे सच में डर लग रहा है। इतनी रात को कोई लड़की इतनी सुनसान रास्ते पर कैसे खड़ी रह सकती है? मुझे लग रहा है ये कोई लड़की नहीं है, ये भूत है। संदीप, भूत? अरे यार, तू सच में डर गया है। इतनी रात को कोई लड़की यहां खड़ी, लगता है नाच का प्रोग्राम देखने आई है या इसका बॉयफ्रेंड आने वाला है। थोड़ा मजा ले, डरने की क्या बात है भाई? तू पागल है क्या? इतनी रात को कोई लड़की, ये सच में डरावना है भाई। अरे संदीप, घबराना छोड़, मैं बस पास जाकर देख लेता हूं कि सब ठीक है या नहीं। विक्रम यार रुक, इतनी रात को वहां मत जाओ, मुझे सच में डर लग रहा है। डरावनी बातें छोड़, बस जल्दी जल्दी देख आते हैं। भाई सच में मत जाओ, ये जगह अजीब है और यार कुछ भी हो सकता है। संदीप के रोकने पर भी विक्रम उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा, जबकि संदीप घबराकर बाइक पर बैठा और जल्दी से इंजन स्टार्ट कर दिया। अरे भाई छोड़ो इसे, अब चलते हैं, रात भी बहुत हो गई है। विक्रम ने संदीप की बातों को नजरअंदाज कर दिया और सीधा उसे लड़की की तरफ बढ़ गया। अरे, इतनी रात को तुम यहां अकेली क्यों खड़ी हो? और तुम्हारा नाम क्या है? राधा। विक्रम ने उस लड़की की ओर हाथ बढ़ाया, जैसे उसकी बाह पकड़ने वाला हो, मगर अगले ही पल वह लड़की अचानक हवा में गायब हो गई। राधा? राधा? अरे संदीप, तुमने देखा ना, अभी तो यहां ही थी और अब राधा कहां चली गई? तू समझ नहीं रहा क्या? ये कोई लड़की नहीं, ये भूत है। अचानक संदीप के पीछे वही औरत दिखाई दी। घने अंधेरे से दो काले सड़े हुए हाथ निकले, लंबे टेढ़े नाखूनों वाले। पल भर में उन हाथों ने संदीप की गर्दन जकड़ ली। वह कुछ समझ पाता, इससे पहले ही वे हाथ उसे खींचते हुए अंधेरे में गायब हो गए। यह सब देखकर विक्रम के हाथ कांपने लगे। उसने किसी तरह बाइक स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से गांव की ओर भाग निकला। सुजीत, हमें एक इमरजेंसी कॉल आया है। मरीज की हालत गंभीर है और हर मिनट कीमती है। हम देर नहीं कर सकते, हमें अभी निकलना ही होगा। डॉक्टर साहब, आप यह क्या बोल रहे हैं? इतनी रात को जंगलों के बीच जाना सही नहीं है। वहां अंधेरा और सुनसान रास्ता दोनों खतरनाक हैं। मुझे डर लग रहा है डॉक्टर।
रास्ता खतरनाक हो सकता है, लेकिन समय का इंतजार नहीं करेगा। डर को पीछे छोड़ो और तुरंत तैयार हो जाओ। 3 साल बाद डॉक्टर राजीव और ड्राइवर सुजीत एक बार फिर एम्बुलेंस लेकर उसी गांव की ओर निकल पड़े। सड़क सुनसान थी और एम्बुलेंस की सायरन की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। मरीज की हालत बेहद नाजुक थी और वक्त हर सेकंड फिसलता जा रहा था। आज की रात दोनों के लिए एक कठिन इम्तिहान बन गई थी। घने जंगलों के बीच अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और एम्बुलेंस की हेडलाइट बूंदों के पर्दे में धुंधली पड़ने लगी। सुजीत का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर वे रुक नहीं सकते थे। उन्हें एक मरीज के घर पहुंचना था जिसकी हालत बेहद नाजुक थी। डॉक्टर साहब, ये रास्ता मुझे सही नहीं लग रहा। जंगल का यह हिस्सा सुनसान है और लोग कहते हैं कि यहाँ रात में कुछ भी हो सकता है। मुझे डर लग रहा है। सच में, क्या हम सच में यहाँ से गुजरें? सुजीत, इतना मत घबराओ। डरने की कोई बात नहीं है। मरीज हमारा इंतजार कर रहा है और हमें वहां जल्दी पहुंचना ही होगा। बस ध्यान रखो और गाड़ी संभाल कर चलाओ। बाकी सब परवाह छोड़ दो। अचानक एम्बुलेंस एक झटके के साथ रुक गई। दोनों चौंक उठे। सुजीत ने खिड़की से बाहर झांका और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। गला सूखने लगा। सामने वही जगह थी, वही पुराना बस अड्डा जो सालों पहले डर की कहानी बन चुका था। दोनों बारिश में भीगते हुए एम्बुलेंस से बाहर निकले। टॉर्च की हल्की रोशनी में उन्होंने देखा रेडिएटर से धुआं उठ रहा था। ठंडी बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थीं। सुजीत, ये गाड़ी अचानक क्यों रुक गई? इंजन ओवरहीट हो गया या कुछ और? कुछ अजीब हो तो बताओ। हमें देर नहीं करनी चाहिए। मरीज की हालत बहुत नाजुक है। हर सेकंड कीमती है। डॉक्टर साहब, गाड़ी का इंजन ओवरहीट हो गया है। मैं समझ नहीं पा रहा। इतनी रात, ये बस अड्डा और ये सुनसान रास्ता, सब कुछ डरावना लग रहा है। बारिश और अंधेरा सब कुछ और मुश्किल बना रहा है। और ये आवाजें, मानो कोई हमें घूर रहा हो। मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा डॉक्टर साहब। सुजीत, मुझे सच में बताओ, रेडिएटर को पूरी तरह ठंडा होने में कितना समय लगेगा? डॉक्टर साहब, इंजन को पूरी तरह ठंडा होने में करीब आधा घंटा लगेगा। इस बीच हमें गाड़ी में बैठकर इंतजार करना ही होगा। हम इतने वक्त तक यहाँ बाहर खड़े नहीं रह सकते। बारिश भी जोर पकड़ रही है। अगर हम तुरंत कुछ कदम नहीं उठाए तो मरीज की हालत और बिगड़ सकती है। दोनों जल्दी से वापस एम्बुलेंस में आकर बैठ गए। सुजीत की बेचैनी अब साफ झलक रही थी। वह बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था, मानो वक्त भी उस रात थम गया हो। डॉक्टर साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतनी तेज बारिश हो रही है, बाहर सब गीला है, और फिर हमारी एम्बुलेंस का रेडिएटर इतना गर्म क्यों हो गया? ये रास्ता भी तो सुनसान है और मुझे लगता है जैसे हर पेड़ और हर साया हमें घूर रहा हो। मुझे डर लग रहा है कि अगर इंजन अभी ठीक नहीं हुआ तो हम समय पर मरीज तक नहीं पहुंच पाएंगे। सुजीत, हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि रेडिएटर इतना गर्म क्यों हो गया, लेकिन रुके रहने का अब कोई विकल्प नहीं है। मरीज की हालत बहुत नाजुक है। हमें ही जाकर इंजन चेक करना होगा और जल्दी करना होगा। हर सेकंड कीमती है। अब इंतजार करने का समय नहीं है। अचानक आसमान में बिजली चमकी और उसी रोशनी में सुजीत की नजर बस अड्डे की तरफ गई। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी, जिसके बाल बारिश में भीगकर चेहरे से चिपक गए थे। डॉक्टर साहब, देखिए, बस स्टॉप पर कोई खड़ा है। मुझे तो कुछ भी दिख नहीं रहा सुजीत। बस स्टॉप के पास, वहां तो कुछ भी नहीं है। कोई भी नहीं खड़ा है। मैं सच में कह रहा हूं डॉक्टर साहब, वह यहीं बस स्टॉप पर खड़ी थी, बिल्कुल सामने। डॉक्टर कुछ कहने ही वाला था कि तभी एम्बुलेंस की पिछली खिड़की पर ठक ठक की आवाज गूंजी। दोनों एकदम शांत हो गए, मानो वक्त उसी पल रुक गया हो। डॉक्टर साहब, आपने सुना? पिछली खिड़की से आवाज आई। अरे सुजीत, तुम फिर से घबराने लगे हो। कोई टहनी या पत्ते गाड़ी से टकराए होंगे। चलो हम चलते हैं और नीचे जाकर देखते हैं। दोनों धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़े। खिड़की पर एक बड़ा धुंधला पंजे का निशान उभरा हुआ था, जैसे किसी ने जोर से शीशे पर हाथ मारा हो। ये क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? ये क्या है? सुजीत यार, ये निशान देखकर मुझे भी अजीब लग रहा है। हमें अभी तुरंत गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए, देर हो रही है।
शायद कोई बाहर है और उसे हमारी मदद की जरूरत है। देखो, ये बारिश में भीग रहा होगा। हमें जाकर मदद करनी ही पड़ेगी। मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से निकालिए। मैं बहुत ठिठुर रही हूँ। ये अंधेरा, ये बारिश और ये सुनसान रास्ता, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। हर पेड़ की छाया मानो मेरे पीछे है। कृपया मुझे जल्दी सुरक्षित जगह तक पहुँचाइए। आइए, जल्दी से अंदर एम्बुलेंस में बैठ जाइए। आपकी साड़ी और बाल पूरी तरह भीग चुके हैं। ये बारिश अब और तेज हो सकती है। यहाँ बाहर रहना ठीक नहीं है। मैं आपको सुरक्षित जगह तक पहुंचा दूंगा। अरे, ये लड़की तो अचानक गायब हो गई। सुजीत, तुमने देखा? डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कहा था, ये कोई असली लड़की नहीं थी। गाड़ी में जल्दी से वापस आ जाइए। बाहर खड़े रहना अब ठीक नहीं है। अब वह लड़की किसी इंसान जैसी नहीं रही थी। उसका चेहरा विकृत और भयानक था। लंबी लाल जीभ बाहर निकली हुई, आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके लंबे बाल हवा में बेतहाशा उड़ रहे थे। तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो क्या? यही तो मजा है। सोच रहे हो कि मैं खुद ही यहाँ आ गई हूँ। जल्दी जल्दी मुझे पकड़ो या फिर हमेशा के लिए खो जाओ। तुम यहाँ से कभी सुरक्षित नहीं लौटोगे। मैं तुम्हें रोक दूंगी। भागने का कोई रास्ता नहीं। हर कदम तुम्हारा मेरे नियंत्रण में है। तुम जो भी हो, बस हमें जाने दो। हम मरीज के पास जा रहे हैं। उसकी जान पर संकट है। हमारा रास्ता छोड़ दो। अब और देर नहीं कर सकते। हमें जाने दो। मरीज हमारी जिम्मेदारी है और हम डॉक्टर हैं। अभी उसका हाल जानना बेहद जरूरी है। कृपया रास्ता छोड़ दो। घबराई सुजीत ने कांपते हाथों से अपनी रुद्राक्ष माला को थाम लिया। माला को छूते ही वह भयानक आत्मा एक तेज हवा के झोंके के साथ गायब हो गई। सुजीत ने तुरंत एम्बुलेंस स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन कुछ पल के लिए गड़गड़ाया, फिर आवाज देकर अचानक बंद हो गया। डॉक्टर साहब, इंजन फिर से बंद हो गया। मैं समझ ही नहीं पा रहा क्या करूं अब। बाहर बारिश हो रही है और ये रास्ता भी डरावना लग रहा है। अगर समय पर इंजन नहीं चला तो मरीज तक कैसे पहुंचेंगे? ठीक है सुजीत, घबराओ मत। हम फिर से चेक करेंगे और तुरंत इसे स्टार्ट करेंगे। मरीज का वक्त बहुत कम है। बस थोड़ी देर का समय भी महत्वपूर्ण है। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। दोनों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ थाम लिया और सावधानी से एम्बुलेंस से उतरकर इंजन की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, हवा का झोंका उठा और उसी पल वह औरत फिर से उनके सामने प्रकट हो गई। हम समझते हैं तुम यहाँ क्यों हो, पर एक बार हमारी बात सुनो। वहाँ एक मरीज है जिसकी जान खतरे में है। हमें कुछ ही देर में पहुंचना होगा ताकि उसकी जान बच सके। मैं भी तुमसे विनती कर रहा हूँ। हम डॉक्टर हैं, हमारी ड्यूटी है किसी की जान बचाना। बाहर एक परिवार परेशान बैठा होगा, उन्हें हमारी मदद चाहिए। कृपया हमें जाने दो। हम वादा करते हैं कि अगर वह बच गया तो तुम्हें शांति मिलेगी। बस इस एक बार की मेहरबानी कर दो। अगर तुम हमें जाने दोगे और हम लौटकर उस परिवार को बचा लाएंगे तो यही कर्म तुम्हारी शांति का रास्ता बन सकता है। बस हमें एक मौका दे दो। दोनों की बातें सुनकर वह प्रेत कुछ शांत सी हो गई। उसके चेहरे का भय धीरे धीरे कम होने लगा। तभी सुजीत ने अपनी रुद्राक्ष माला को थाम लिया और कुछ ही पल बाद वह आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। सुजीत और डॉक्टर राजीव ने हैरानी भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। ठीक उसी वक्त पीछे से एक बाइक आकर रुकी। उस पर बैठा शख्स उतरा और उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, डॉक्टर साहब, हमने आपको देखा तो सोचा मदद कर दें। क्या हुआ है? क्या रास्ते में कोई दिक्कत आई है? हाँ, हमने देखा कि एम्बुलेंस रुकी हुई थी और आप लोग परेशानी में लग रहे थे। हम मदद कर सकते हैं, बताइए क्या करना है। अच्छा, आप लोग हमारी मदद करने आए हैं? ठीक है, हमारी एम्बुलेंस का रेडिएटर गर्म हो चुका है और हमें बहुत जल्द ही मरीज तक पहुंचाना है। आपकी मदद से शायद हम समय पर पहुंच पाएं।
वे दोनों लड़के सुजीत और राजीव की मदद में जुट गए। कुछ देर की कोशिश के बाद एम्बुलेंस फिर से स्टार्ट हो गई। इंजन की आवाज सुनते ही सुजीत और राजीव के चेहरों पर राहत और खुशी लौट आई, जैसे मौत के साए से निकलकर फिर जिंदगी ने उन्हें छू लिया हो। तुम्हारा एम्बुलेंस अब ठीक हो चुका है, लेकिन ये जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यहाँ ज्यादा समय बिताना ठीक नहीं होगा, इसलिए जल्दी से इसे छोड़ो और चल दो, वरना किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया। सच में तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना भी कम पड़ जाएगा। तुम्हारी मदद के बिना हम इस मुश्किल हालात से बाहर नहीं निकल पाते। तुमने समय रहते हमारी बहुत बड़ी मदद की है। अच्छा भाई लोग, आपका नाम क्या है? सच में आपकी मदद समय रहते मिल गई, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। हम अभी भी उस स्थिति को सोचकर हैरान हैं। मैं विक्रम हूँ और ये मेरा दोस्त संदीप है। हम पास ही एक गांव में रहते हैं, इसलिए इस इलाके के बारे में थोड़ी जानकारी है और हमने सोचा कि आपकी मदद करके शायद कुछ सही कर पाएं। अच्छा, अब तुम लोग आगे बढ़ो, यहाँ ज्यादा देर मत रुको। वक्त की कद्र करनी होगी और याद रखो, रास्ता अभी भी खतरनाक है। सावधानी से निकलो। अब बारिश धीरे धीरे थम चुकी थी। सुजीत और राजीव एम्बुलेंस में बैठे और गांव की ओर रवाना हो गए। पीछे पीछे वही बाइक सवार दोनों लड़के भी चल पड़े, मगर कुछ दूर जाने के बाद बाइक और वे दोनों लड़के गायब हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस मरीज के घर के बाहर आकर रुक गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। नमस्ते, मैं डॉक्टर राजीव हूँ। मैं शहर से आया हूँ। आपने जो इमरजेंसी कॉल किया था उसी के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। सुजीत और राजीव घर के अंदर पहुंचे। कमरे में एक नन्ही बच्ची पूर्णिमा चारपाई पर लेटी थी। उसका चेहरा पीला था और सांसें बेहद धीमी चल रही थीं, जैसे जिंदगी कभी भी साथ छोड़ सकती हो। सुजीत, देखो बच्ची की हालत बहुत नाजुक है। हमें उसे तुरंत शहर ले जाना होगा। समय बिल्कुल भी नहीं है। इंजन स्टार्ट करो और तैयार रहो, अभी बिना देर किए चलना होगा। दोनों ने मिलकर सावधानी से पूर्णिमा को उठाया और एम्बुलेंस में ले गए। उसके माता पिता भी तुरंत साथ बैठ गए। कुछ ही देर में एम्बुलेंस फिर से सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी। राजीव पीछे की सीट पर बैठकर पूर्णिमा की हालत पर नजर रखे हुए था, जबकि सुजीत स्टीयरिंग संभाल रहा था। जैसे ही एम्बुलेंस उस पुराने बस अड्डे के पास से गुजरी, हवा अचानक ठंडी पड़ गई और राजीव की नजर अनायास ही साइड की खिड़की पर चली गई। घने जंगलों के बीच डरावनी रात को चीरती हुई एम्बुलेंस तेज रफ्तार से शहर के अस्पताल की ओर बढ़ रही थी। आखिरकार वे अस्पताल पहुंच गए। वहां के डॉक्टरों ने तुरंत पूर्णिमा की जांच शुरू कर दी, जबकि उसके माता पिता बाहर चिंता से भरे चेहरे लिए बैठे थे। पूर्णिमा की हालत कैसी है? क्या उसे कोई खतरनाक स्थिति तो नहीं? राजीव, मैंने अभी उसे जरूरी इंजेक्शन लगा दिया है। थोड़ी देर में होश आने लगेंगे और हालत अब धीरे धीरे सुधार की तरफ बढ़ रही है। अच्छा हुआ कि आप समय रहते अस्पताल लेकर आए, नहीं तो मामला और गंभीर हो सकता था। थोड़ी देर बाद पूर्णिमा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। यह देखकर राजीव के चेहरे पर राहत और खुशी एक साथ झलक उठी। उसने मुस्कुराते हुए तुरंत पूर्णिमा के माता पिता को अंदर बुला लिया। आप लोग अंदर आइए। पूर्णिमा अब होश में आ गई है, वह सुरक्षित है और उसकी हालत अब स्थिर है। पूर्णिमा के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी तरह से उसकी निगरानी कर रहे हैं। सब ठीक होने की दिशा में है। उन्होंने अपनी नन्ही बेटी को प्यार से बाहों में भर लिया, मानो उसे फिर कभी खुद से अलग नहीं करना चाहते हो। पास खड़े सुजीत और राजीव ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरों पर सुकून भरी मुस्कान उभर आई। जब हमने उसे अस्पताल तक पहुंचाया और अब देख रहा हूं कि वह ठीक है, ऐसा लगता है जैसे हमने किसी की जिंदगी बचा दी। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सुजीत, यही तो हमारी जिम्मेदारी है, लोगों की मदद करना और उनकी जान बचाना। इससे बड़ी खुशी और संतोष की बात क्या हो सकती है। कुछ और जांच के बाद डॉक्टर पूर्णिमा को डिस्चार्ज कर देते हैं। सुजीत और राजीव ने तय किया कि वे पूर्णिमा को एम्बुलेंस से उसके गांव तक छोड़ आएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे लिए
भगवान के समान हैं। आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, हमारी बेटी की जान बचाई। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, रात को एम्बुलेंस में आप बार बार खिड़की की तरफ क्यों देख रहे थे? डॉक्टर साहब, मुझे आपके चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिख रही थी। जब आप अपने गांव से आ रहे थे, क्या आपको पुराने बस अड्डे के पास कुछ दिखा था? पूर्णिमा के पिता की बात सुनने के बाद डॉक्टर राजीव ने भी हिचकिचाते हुए रात की पूरी सच्चाई उन्हें बताई कि कैसे उस तूफानी रात में उनके साथ क्या क्या घटा था। राजीव की बातें सुनकर पूर्णिमा के पिता कुछ क्षणों तक निशब्द रह गए। उनके चेहरे पर गहरी हैरानी थी। डॉक्टर साहब, आपकी बातें सुनकर मैं भी हैरान हूं। मैं आपको बस अड्डे के रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूं। वहां रात में जो भी जाता है वह कभी जिंदा वापस नहीं आता। मैंने कई बार सुना और देखा है कि उस जगह अजीब और डरावनी घटनाएं होती रहती हैं। भगवान का शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ, वरना आज तक जो भी वहां जाता उसकी कोई खबर नहीं मिलती। सच में आपकी हिम्मत और सूझबूझ ने आप दोनों को सुरक्षित रखा। डॉक्टर साहब, आपको यह जानकर हैरानी होगी, लेकिन उस बस स्टॉप पर जो लड़की रहती थी उसका नाम राधा था। उसकी मौत वहीं एक दर्दनाक एक्सीडेंट में हो गई थी। राधा की मौत के बाद ही उस इलाके में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते हैं कि रात के समय कोई भी वहां अकेला जाए वह वापस सुरक्षित नहीं लौटता। हमारी मदद में 2 और लड़के भी शामिल थे। उन्होंने समय रहते एम्बुलेंस ठीक करने में मदद की और रास्ता आसान बनाया। क्या वह दोनों लड़के आपके ही गांव के हैं? लेकिन उस जगह पर तो आमतौर पर कोई आता जाता नहीं। तो फिर ये दोनों लड़के कौन थे जिन्होंने आपकी मदद की? सुजीत सच कह रहा है। इन दोनों की मदद से ही हम उस मुश्किल रात में सुरक्षित रह सके। एक का नाम विक्रम था और दूसरे का नाम संदीप। डॉक्टर की बातें सुनकर पूर्णिमा के पिता के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। उनका चेहरा फीका पड़ गया। वे अवाक रह गए, जैसे समझ ही न पा रहे हों कि यह सब सच में कैसे हो सकता है। संदीप और विक्रम, वही संदीप और विक्रम। लेकिन उनकी तो 5 साल पहले ही मौत हो गई थी। एक की मौत तो इसी बस स्टॉप पर हुई थी और दूसरा कुछ दूरी पर पेड़ से टकराकर मारा गया था। यह कैसे हो सकता है कि उन्होंने आपकी मदद की? उन दोनों लड़कों के बारे में सुनकर तो मैं और भी प्रभावित हूं। विक्रम और संदीप ने हमारी इतनी बड़ी मदद की। उनकी बहादुरी और निस्वार्थता काबिले तारीफ है। सच में उन्हें इस काम के लिए मुक्ति और सच्ची संतोष मिली होगी। यही दोनों हमारी मदद करने आए थे। बिल्कुल सही कहा आपने। उनकी बहादुरी और समय पर मदद ने एक जान बचाई। ऐसे लोग ही समाज के असली हीरो हैं और निश्चित रूप से उन्हें अपनी निस्वार्थ सेवा का फल मिला होगा। रात अब गहराई पकड़ चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा और ठंडी हवा थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे अंधेरे में उसी रास्ते से लौटने का जोखिम नहीं उठाएंगे। सबने सुबह होने का इंतजार करना ही बेहतर समझा।